चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो जो वर्ड है मॉडर्न फिजिक्स, इस मॉडर्न फिजिक्स को हम कैटेगराइज करते हैं, एक मतलब बेसिस ले लेते हैं 1890, 1890 से पहले और उसके बाद की जो फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में मेनली हम डिस्कस करते हैं न्यूटोनियन का पार्ट। तो जो आपकी 11th क्लास की फिजिक्स थी उसमें ज़्यादातर जो चैप्टर्स थे, ठीक है, वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट थे। जो हमने 12th में पढ़ा उसमें कुछ पोर्शन क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था जो इससे पहले का था। अब जो पोर्शन है वो क्या पार्ट है, 3 चैप्टर जो आगे के आएंगे वो पार्ट है किसका, मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे अगर हम देखें कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो है 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन ने लाइट के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। और मतलब आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, तो उनमें एक जो थ्योरी थी कि लाइट का भी पार्टिकल नेचर होता है, उस पार्टिकल का नाम दिया। बट वो जो थ्योरी थी वो बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दी गई, उसको तो मतलब नहीं मिला वैलिडेशन बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हमें पता है उस टाइम से कि जो लाइट है वो एज अ स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट एज अ स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ये 16th सेंचुरी में चल रहा था, ठीक है। इसी के पैरेलल, इसी टाइम के पैरेलल एक साइंटिस्ट थे ह्यूजन, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। सेम पैरेलल थे ये 16th सेंचुरी में और ये भी 16th सेंचुरी में। इन्होंने बोला लाइट जो है एज अ वेव ट्रेवल करती है। लेकिन इनका जो कद था उस टाइम पे वो बहुत बड़ा था न्यूटन का। जो इनकी थ्योरी थी उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं मिला वैलिडेशन उस टाइम पे कि लाइट एज अ वेव ट्रेवल करती है। तो ये जो थ्योरी है वो बंद हो गई, ज्यादा चली नहीं। ये जो पार्ट था वो कंटिन्यू रहा। 16th सेंचुरी, 17th पूरी गई। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए थॉमस यंग, जो फेमस एक्सपेरिमेंट है YDSC, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि जो लाइट है लाइट का वेव नेचर होता है। और प्रूफ करने के लिए जो फाउंडेशन बना वो क्या था, ह्यूजेंस की जो थ्योरी थी कि वही वेवलेट्स, वेव फ्रंट, ये सब यूज करके वो पूरी की पूरी थ्योरी आई। तो हमें 18th सेंचुरी में पता लगा जो लाइट है वो एज अ वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। इसी वेव नेचर का यूज करके मैक्सवेल हमने इक्वेशंस पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, उनसे ये और ज्यादा प्रूफ होगा कि लाइट का जो है वो वेव नेचर होता है, ठीक है। ये भी सब 18th सेंचुरी में चल रहा है, YDSC एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या हुआ, इसी 18th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी, मैक्सवेल जो इक्वेशंस थी, जिसने बोला कि थ्योरेटिकली हमारे पास एक वेव एग्जिस्ट करती है। उस वेव को फर्स्ट टाइम जो एक तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, उन साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। और इन्होंने किया अराउंड 1890 सॉरी 87, 1887 में फर्स्ट टाइम इन्होंने इस इक्वेशन को प्रूव किया कि हाँ वेव एग्जिस्ट करती है। बट इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और एक्सीडेंटली मतलब जो है ऑब्जर्व की, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बनेगा आज का। एक तो ये प्रूव किया कि लाइट का क्या होता है, वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। और साथ साथ ये चेक किया कि एक मेटालिक सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उस लाइट के पड़ने से क्या होता है, कोई चीज बाहर निकलती है। उस पॉइंट पे इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा केमिस्ट्री में, बाकी साइंस वाले ये सब रिमेंबरिंग वाले पावर में तो वीक ही रहते हैं, ठीक है। हमारा भी वीक है, हमें भी थोड़ा बहुत तो रिवाइज करना पड़ता है। सन वगैरह कहाँ याद रहते हैं सब, तुम्हें रहते हैं याद, मुझे कभी याद नहीं रहे, थोड़ा देखना पड़ता है सन वगैरह, बाकी लॉजिकल पार्ट सब ध्यान रहता है। तो इससे देखो, अगर आप पढ़ोगे, थॉमसन ने 1897 में फर्स्ट टाइम बोला कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल होता है, डिस्कवर किया गया 10 साल बाद, ठीक है। 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले सिर्फ ये नाम था कि लाइट के आने से कोई नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। उस नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या ये नहीं पता था। 10 साल बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो फिर नाम दिया गया कि हाँ ये जो निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है।
वो अलग टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, E/M रेशियो निकाला, वो पूरा पार्ट है अलग डिटेल में, उतना हमें नहीं चाहिए। बट उन्होंने डिस्कवर किया 10 साल बाद इलेक्ट्रॉन होता है, पर 10 साल पहले ही उन्होंने बता दिया कि एक सरफेस से जब लाइट आती है, उस लाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है या कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो निकलता है। ठीक है, इसी चीज को हर्ट्ज को, मतलब देखो 1887 में इन्होंने बोला और 1894 में इनकी डेथ हो गई, 3 साल पहले, कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन ये नहीं देख पाए। 3 साल बाद जो है इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल मिला। इन्हीं का एक स्टूडेंट था, असिस्टेंट स्टूडेंट था लेनार्ड, जो हमारा चैप्टर है उसमें 90% 80% जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर है। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंटिन्यू किया लेनार्ड ने, और वही जो है एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स किए 10 साल तक। और जो भी अभी हम आज पढ़ेंगे सारा का सारा वो इन्हीं की ऑब्जर्वेशन है लेनार्ड की। तो स्टार्ट किया था हर्ट्ज ने, उसको कंटिन्यू किया था किसने, लेनार्ड ने। तो आज की हमारी 1 घंटे की जो क्लास है वो सिर्फ इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन जो थे उन्हीं को स्टडी करना है, ठीक है। तो लेनार्ड ने कंटिन्यू किया और उन्होंने इसी चीज को अलग अलग कंडीशन में चेक किया, और कुछ जो रिजल्ट्स आए उनको नोट डाउन कर लिया। वो हम एज अ एक तरह से फाउंडेशन यूज करते हैं किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में और समझाने में, ठीक है। कुछ चीजें जो थी उन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि लाइट आएगी तो कुछ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलेगा। इसकी कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे बिलो जो है फोटो एमिशन जो है वो नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब ये सारी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, हमें अभी एक भी नहीं पता इस मोमेंट पे। तो हम पहले सारा बेसिक्स पढ़ेंगे कि जो हम इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो होती क्या है और उसको हम कैसे यहाँ पे समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है सारा? तो ये सारा हमारा जो था बेसिक पार्ट था जो हमें आज स्टडी करना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, इस लाइट को बाद में बोला गया, ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से है लाइट, कि लाइट एज अ वेव आ रही है। बट जब जो लेनर्ड थे उनकी जो थ्योरेटिकल पार्ट था, एक्सप्लेनेशन पार्ट, वो थोड़ा वीक था। तो ये एक्सपेरिमेंट तो अच्छे कर सकते हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको। क्यों नहीं कर पाए एक्सप्लेन? क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक डिफरेंट पिक्चर चाहिए थी लाइट की। ये जो ट्राई कर रहे थे एक्सप्लेन करना, वो किसके बेस पे कर रहे थे, वेव थ्योरी के बेस पे जो उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। तो वेव थ्योरी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी एक वैसे क्वेश्चन बनता है सीबीएसई के अंदर 3 मार्क्स का, कि वाई वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में डिस्कस। तो वेव थ्योरी का यूज करके हम इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब मैं इस थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूं जो मैंने अब तक पढ़ा है, तो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नई चीजें चाहिए। तो जो जो चीजें हमें चाहिए पहले वो हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं, और फिर हम इन चीजों के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री तो हैं लेकिन इतने भी फ्री नहीं है कि वो इस सरफेस से बाहर निकल जाएं, ठीक है। आप जब देखोगे कोई भी डायग्राम देखोगे तो उसमें एक रे दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एक लाइट आ रही है और एक लाइट से एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी सरफेस ऑफ मेटल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे कैन मूव ऑन दी सरफेस बट कैन नॉट लीव इट, ठीक है, इट्स सरफेस। सरफेस पे तो है लेकिन सरफेस को छोड़ नहीं सकते। तो सरफेस पे फ्री है, वैसे फ्री नहीं है। एक सरफेस पे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट सरफेस अपने आप नहीं छोड़ सकते। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि अगर इनको सरफेस से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
जब हम बोलते हैं कि ये सरफेस पे मूव कर सकते हैं और छोड़ नहीं सकते, मतलब ये दे आर स्टिल बाउंडेड टू दी सरफेस, ठीक है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। एक मेटल सरफेस पे, उस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी है। तो जो लोएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है एक सरफेस के लिए, उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उसका नाम क्या आता है हमारे पास? वर्क फंक्शन। तो ये पेपर में सीबीएसई में डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन वर्क फंक्शन। तो क्या है ये? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from the metal surface। एक मेटालिक सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो कम से कम एनर्जी चाहिए, वो क्या बोलते हैं? उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एक टर्म है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक टर्म है वर्क फंक्शन, ठीक है। क्या हुआ भाई, स्माइल क्यों कर रहा है? हैं? नहीं तो मुझे देख के क्यों कर रहा है? करता रहे अपना, मैं देखता हूं तो स्माइल करने लग जाता है। तो वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी है। अब एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? नल्ले तो देखो तुम हो, ठीक है, बेरोजगार तो सारे ही हैं, पर नल्ले तुम हो। जो एसआई यूनिट है एनर्जी की, वो क्या है? जूल, ठीक है। पर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम जो एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक अदर यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट जो है एनर्जी की, वो है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कर रहे हैं पर आगे नहीं कर पाएंगे सारा, ठीक है, करेंगे तो अच्छी बात है। एक ईवी और एक जूल। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में 1 मार्क्स में, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा आगे हम यूज करेंगे तीनों चैप्टर के अंदर, इसमें भी, एटम में भी और न्यूक्लियाई के अंदर भी, कि एक यूनिट से दूसरी में कन्वर्ट करना है। ये टॉपिक जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 11th क्लास में, तो आपने मोस्टली क्वेश्चंस को जूल में सॉल्व किया था, ठीक है। हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। जूल में सॉल्व करना डिफिकल्ट है, ईवी में सॉल्व करना आसान है, ठीक है। पर बच्चों को प्रैक्टिस किसकी होती है? जूल की होती है, तो उसमें लगे रहते हैं और वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ईवी है और जूल है, अगर मुझे ईवी से जूल में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बाय ई, मल्टीप्लाई बाय ई। ई मतलब ई कितना होता है? 1.6 और 10⁻⁻19 जूल। एग्जाम्पल के लिए जो 6 ईवी है, लेट्स से 6 ईवी कितना होगा? ये ठीक है, ओके सॉरी, कूलम होता है ये। 6 ईवी कितना आएगा? 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जूल और ये वोल्टेज में है ना, मतलब ये कूलम है और ये वोल्टेज है। तो देखो वर्क डन वैसे क्या होता है? वर्क डन होता है Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज और वर्क डन मतलब जूल देगा। तो ये कूलम में आ रहा है, ये वोल्ट में है, तो मिलके क्या बनाएंगे? ये जूल, ठीक है। और ये कितना आएगा? 9.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो अगर हमें ईवी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें जूल से ईवी में जाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय ई। ईवी से जूल में मल्टीप्लाई और जूल से ईवी में क्या करोगे? डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 6.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल इज इक्वल टू आएगा 6.4 10⁻⁻18 और डिवाइड बाय 1.6 और 10⁻⁻19, ये आएगा 4 पे, एक पावर प्लस होगी तो कितना आएगा? 40 कितना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जूल से ईवी और ईवी से जूल हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आगे अलग तरीके से आएगा। तो वर्क फंक्शन जो है अलग अलग मेटल का डिफरेंट होता है।
ठीक है, जो मिनिमम वर्क फंक्शन होता है इसका सिंबल आता है एक डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट। किसी बुक में फाई नॉट है, किसी बुक में डब्ल्यू नॉट है। इस फाई नॉट की जो मिनिमम वैल्यू आती है, जो किसी भी एक मेटालिक सरफेस के लिए पॉसिबल है, तो लोएस्ट वैल्यू इसकी आती है सीजियम के लिए, और ये आती है कितनी, 2.14 EV, और मैक्सिमम आती है प्लैटिनम के लिए 5.45 होती है कुछ, चेक कर लेना एक बार। फाई नॉट और मैक्सिमम के लिए आती है कितनी, प्लैटिनम 5.65 EV, ठीक है। एक 2.45, मतलब जितनी भी मेटालिक सरफेस हैं उनका वर्क फंक्शन इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो एक ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन के बारे में हो गया। मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, वो वर्क फंक्शन है। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एक लाइट की एनर्जी, तो क्या उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, हम बोलेंगे होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, होना जरूरी नहीं है। हम जब इसको लिखेंगे तो हम बोलते हैं मे इजेक्ट। 100% श्योरिटी हो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो 100% श्योर है कि नहीं होगा। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रीजन ये है कि वर्क फंक्शन बोलता है कि उस मेटालिक सरफेस में जो मिनिमम एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है। मान लो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन थे लेट्स से, और 10 के 10 पहले ही इजेक्ट हो गए उस मिनिमम एनर्जी के, तो अब जो बाकी बचे हैं क्या पता उनकी एनर्जी उससे ज्यादा हो, तो तब आप अगर उसको एनर्जी दोगे वर्क फंक्शन वाली तो नहीं होगा इजेक्ट। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, जो लाइट आ रही है, ठीक है, अभी मैं उसको फोटोन नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाने अभी फोटोन, अभी लाइट ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। तो एक वर्ड है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्यों होते हैं, कोई जब लाइट आती है उस लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बोलो। वर्क फंक्शन अलग अलग नहीं होते। ऐसे मान लो ये एक मेटालिक सरफेस है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे। इस मेटालिक सरफेस पे मान लो मैं बोलता हूं कि जो वर्क फंक्शन है वो 2 EV है। अब 2 EV का मतलब है इनमें से, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको 2 EV चाहिए, बट इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 3 EV चाहिए। क्यों अलग अलग एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। तो अलग अलग एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट एनर्जी चाहिए। तो जो लोएस्ट एनर्जी चाहिए किसी भी मेटल के लिए वो वर्क फंक्शन के बराबर है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। क्या बता वो एनर्जी तब भी, मतलब उसके बाद भी अगर एनर्जी कम है तो नहीं निकलेगा। क्लियर है यहां तक। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप गलत कर सकते हो कि वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा एनर्जी आएगी तो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इट मे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगला पार्ट है फोटोन, ठीक है। देखो जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स थी समझने के लिए। लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें जो ग्राफ प्लॉट करने हैं, जो समझने हैं ग्राफ, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए थे उनके पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। हम जब समझेंगे तो हम दोनों को पैरेलल कर रहे हैं, मतलब ड्रॉ भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे तुम्हें एक चीज है फोटॉन्स, तो फोटॉन्स के बारे में हम ये बोलते हैं कि फोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पैकेट्स वर्ड आता है, क्वांटा वर्ड आता है। क्वांटा मतलब अलग अलग हम उसको गिन सकते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, फोटॉन्स, ठीक है।
फोटॉन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है फोटॉन की, कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो आती है इज गिवन बाय एच न्यू, और एच न्यू जो है वो कितना है, एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सीखा है 11th क्लास में पढ़ा हुआ हमने फॉर्मूला ये। लेकिन जब मैं इसको अब यूज करूंगा 12th क्लास के अंदर, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। ये जो एनर्जी देगा वो किस में देगा, जूल में देगा, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको आप बोलते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय लैम्डा। ये लैम्डा है इन नैनोमीटर। हालांकि आज हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं तो हम इसका आज यूज नहीं करेंगे, पर जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, पहला ही क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, सब में हमें ये यूज करना पड़ेगा। हम ये यूज नहीं करते। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो या वेवलेंथ गिवन हो, हम ट्राई करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फोटोन की एनर्जी को फाइंड करें, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है, फोटोन की एनर्जी इज गिवन बाय दिस पार्टिकल प्लस दिस वैल्यू। फिर फोटोन जो पार्टिकल है, यह जो पार्ट लिखा है, ये इतना कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है समझा जाए तो। हालांकि अब तुम पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में पहले, तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे या तुम ये नहीं बोल पाओगे कि कंफ्यूजिंग क्यों है। गेस करना ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग क्यों है। एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू एच सी बाय लैम्डा कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि फिजिक्स का है इसलिए कंफ्यूजिंग है, ठीक है। काफी हाँ, क्योंकि ये जो फोटोन है, फोटोन को हम बोल रहे हैं कि फोटोन इज अ पार्टिकल। फोटोन जो है सही कहा तुमने, फोटोन जो है वो क्या हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। फोटोन इज अ पार्टिकल। अब अगर फोटोन पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है। ये मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल की। वेव की प्रॉपर्टी आती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हम यहां वर्ड यूज कर रहे हैं पार्टिकल, और पार्टिकल की एनर्जी निकालने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो एक तरफ तो मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल की, और उसी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये एक साथ दो चीजों को यूज कर रहा है, पार्टिकल को भी और लाइट का जो वेव नेचर है उसको भी। तो कंबाइन है फॉर्मूला ये, ठीक है। तो जो बीच में एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट काम करता है ब्रिज का, किसके बीच में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या एस्टेब्लिश करता है, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों नेचर एक साथ हैं, एक तरफ पार्टिकल नेचर और एक तरफ वेव नेचर, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी। दूसरा, ये जो फोटॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटॉन्स जो हैं वो क्या है, न्यूट्रल इन नेचर। तो फोटॉन्स कान बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन्स पे न्यूट्रल मतलब जिस पे जो चार्ज है फोटॉन पे वो कितना होता है, जीरो। चार्ज नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक है। एक टर्म जो है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि फोटोन है तो पार्टिकल, लेकिन ये वो वाला पार्टिकल नहीं है जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं एक पार्टिकल। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो एक पार्ट ये है कि इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वैसे वाली 2.99 आती है, बट हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन इतनी स्पीड से मूव करता है। अब यहां पे जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों आता है, क्यों ये क्लासिकल पार्टिकल इसको नहीं मान सकते, तो उसके लिए हम एक टर्म लिखते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन
rest mass of photon is 0 and its relativistic mass is given by m is equal to m naught डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, ये फॉर्मूला हमने शायद कभी एक बार पढ़ा होगा 11th क्लास में। 12th में हमने ये डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। एक टॉपिक में था साइक्लोट्रॉन के अंदर, वो टॉपिक ही नहीं है तो अब इसको पढ़ाते ही नहीं है। अब इस फॉर्मूले में दो मास आ रहे हैं, एक एम नॉट और एक हमारे पास क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला शो करता है अगर एक पार्टिकल स्पीड v से मूव करता है तो स्पीड v से मूव करने से उसका जो नया मास है वो m हो जाएगा, और m नॉट क्या था, उसका रेस्ट मास था। अब अगर आप मान लो हमें लिखा हुआ फोटोन c से मूव कर रहा है, तो फोटोन अगर c से मूव करेगा तो ये c स्क्वायर और c स्क्वायर कितना आगे हट के 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और m कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। m कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो नॉट डिफाइन हो गया मास। तो कोई भी पार्टिकल जिसका पहले से मास एग्जिस्ट करता है, जैसे हम सब पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल्स, हम सब कभी भी इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकते स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास की स्पीड, उसका 70%, 60%, 40%, दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और भी छोटे पार्टिकल, वो सब ये अचीव कर सकते हैं। एक हैवी पार्टिकल के लिए इतनी स्पीड अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट्री मतलब जो पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? तो मेनली हमारे काम का जो है, जो हमें यूज करना है वो मेन, ये बस पहला पार्ट है कि फोटोन की कितनी एनर्जी होती है। एक पार्ट हमने पहले भी यूज किया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये हम यूज कर चुके हैं ईएम वेव के अंदर, वहीं से आता है ये। वो आता है u बाई सी या e बाई सी, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ फोटोन। हालांकि यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम। तो बस हमें अगर ये भी पता हो पहले वाला पार्ट, तो हम अपना जो चैप्टर है डुअल नेचर का फर्स्ट पार्ट वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है यहां तक। तो फोटॉन्स के बारे में हमें 3-4 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फिर हम अब इसका यूज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है यहां तक। तो 3-4 पार्ट ये हो गए। मेन ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, तू लिख रहा है, तू साथ साथ लिख रहा है, आज क्या हो गया। नेक्स्ट पार्ट है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा बहुत पता है फोटोन के बारे में कि लाइट को मैं एज अ फोटोन मान सकता हूं और उसका यूज करके कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक मेटल सरफेस से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात यह कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से पॉसिबल है, हमें मेनली एक ही पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे कोर्स में है वो सिर्फ ये है जिसको हम बोलते हैं फोटो एमिशन। हमारे कोर्स में सिर्फ ये है जो हमें डिस्कस करना है, फोटो एमिशन। फोटो का मतलब होता है किससे, लाइट से। फोटो का मतलब है किससे, लाइट से, लाइट की वजह से एमिशन। तो अगर एक मेटालिक सरफेस पे कोई लाइट आती है, लाइट मतलब हम बोल सकते हैं फोटोन आ रहा है, और उस फोटोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटो एमिशन। मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये नेक्स्ट क्लास में इसको मतलब वापस देखेंगे कि ये वर्ड क्यों यूज किया गया है। फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। जब एक मेटालिक सरफेस पे एक गिवन फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और एमिटेड इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, जो लाइट की वजह से निकले हैं, ठीक है।
ये बेसिक सा पार्ट हो गया। इसके अलावा दो एमिशन और हैं जो हम पढ़ते हैं। देखो बेसिकली यह है कि आपको किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है और वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। बट इस लाइट के अलावा हम इलेक्ट्रॉन को और किस तरीके से एनर्जी दे सकते हैं वो हमें देखना है। तो उसमें पहला जो हम पढ़ते हैं उसका नाम आता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? एक मेटालिक सरफेस है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट दे रहे हो आप, ठीक है। और हीट गेन करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से वो एनर्जी जो है उनकी वो इंक्रीज कर रही है, और जब उनकी एनर्जी उस फोटो मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। थर्मियोनिक में मतलब इसको थर्मल एमिशन भी बोल सकते हो। थर्मल का मतलब किससे है? हीट से। तो व्हेन हीट इज गिवन टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन में eject after gaining a sufficient एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल सकता है। तो यहां पे हीट की वजह से निकल रहा है, यहां पे जो थर्मल एमिशन मतलब लाइट जो आई है उसकी वजह से निकल रहा है, ठीक है। और एक लास्ट आता है सेकेंड पार्ट, उसके लिए आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब क्या है? बोला एक मेटालिक सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस पे, और हमने इस मेटालिक सरफेस को बहुत ज़्यादा हाई मतलब क्या रख दिया? फील्ड में रख दिया, बहुत हाई फील्ड में रख दिया। इधर प्लस, इधर इधर प्लस है और इधर माइनस है, और हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है। कितना ऑर्डर है? अप्रोक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतनी ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? प्लस की तरफ। और ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे। कैसे गेन करेंगे? कौन सा फॉर्मूला है एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का? फॉर्मूला है क्यूवी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और फिर से जब उसकी एनर्जी उस वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? वो इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट है थर्मियोनिक एमिशन, एक फील्ड एमिशन, और एक है फोटो एमिशन। हमें सिर्फ ये पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो एमिशन। तो मेन हमारा ये है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सब जो था वार्म अप था, ठीक है। इतना सारा जो था ये हमें चाहिए था मेन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, ठीक। तो एक टर्म आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो एमिशन है, जो फोटो एमिशन है, यही डेफिनेशन बन जाती है किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बोले डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यही है, ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर फॉल होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन क्यों होता है वो हमें डिस्कस करना है थोड़ा बहुत आज, ठीक है यहां तक। अब देखो यहां से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक इंटेंसिटी और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज दी सेम चीज जो भी लिखी थी, फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ metal surface when a light of suitable frequency falls on it। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर फॉल होगी तो वहां से क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आप किसी बुक में डायग्राम देखोगे तो ज़्यादातर बुक में जो इसका डायग्राम बना होता है वो ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और यहाँ से
लाइट आई। अब हम लाइट के लिए क्या नाम यूज कर रहे हैं? फोटोन। एक फोटोन आया और फोटोन से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो डायग्राम में ऐसा बना होता है। ये जो लाइन है ये एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा नहीं बना होता कि दो फोटोन आए और एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है दो क्यों नहीं निकाल सकता? अगर मैं बहुत हाई एनर्जी का फोटोन लूं तो क्या वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? ठीक है, क्या एक फोटोन से दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? पॉसिबल तो है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो यहीं से हम पढ़ते हैं जो लाइट है या फोटोन है, जब वो एक सरफेस पे आता है तो किस किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो तीन फेनोमेना होते हैं टोटल, जिसमें पहला जो फेनोमेना है वो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटालिक सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटोन्स, फोटोन आया और टकराया इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक मेटालिक सरफेस है, इलेक्ट्रॉन है और फोटोन आया। ठीक है, एच न्यू एनर्जी का, ये फोटोन इस पे आया, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, लेकिन इसके बाद भी ये जो फोटोन था इस पे जाके टकरा रहा है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो इस पे जाके टकरा रहा है। तो इसके लिए वर्ड आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। और ये ऊपर क्या नाम है? दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक फिनोमेना आता है कि फोटोन के लिए सिंबल आता है गामा। ठीक है, दो गामा मिलके, दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट करते हैं। दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट करते हैं। ये पॉजिट्रॉन भी हम देखेंगे न्यूक्लियाई के चैप्टर के अंदर। ये तीन फिनोमेना है, इसको बोलते हैं एनिलिएशन। और ये क्या हमारे पास? दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर एक फोटोन सरफेस पे आएगा तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 95% होती है और ये बाकी सब 5% चांसेस हैं ऐसा होने के। तो हमारे 12th के कोर्स में ये सब नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन हम 12th में, बोलो, सेकंड में कॉम्पटन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या हुआ? तो इसके होने के जो चांसेस है वो 95% है। तो हम 12th में लेके चलेंगे कि जब भी एक फोटोन आएगा तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। हमेशा करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन कितना निकालेगा? एक निकालेगा। ठीक है, तो हम जितना भी टॉपिक अब यूज करेंगे आगे का, उसमें हम बोलेंगे कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल सकता है। पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो वही तो ना, जब हम ये बोलते हैं एक फोटोन आया, उसने कुछ एनर्जी यूज हुई वर्क फंक्शन में, बाकी गई काइनेटिक एनर्जी में, तो वो जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये होगा, ये नहीं हो रहा है तो ये होगा। ये रैंडम होता है, वो अपने आप रैंडमली चूज करता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्यों? ये क्लियर है? ठीक है, तो हमारे केस में सिर्फ ये फर्स्ट केस पॉसिबल है कि सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक, तो एक फोटोन आएगा तो एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल सकता है। ये दो को जो पॉसिबिलिटी है इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और है समझने वाली, देखो, ये जो लाइन है, डायग्राम बना है, ये एक फोटोन के लिए है। इस फोटोन को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। पूरे चैप्टर में जो आज की क्लास बची है उसमें हम सिर्फ दो टर्म यूज करने वाले हैं, एक वर्ड है इंटेंसिटी और एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन जो पहले थी वो थी एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन इंटेंसिटी की हमने ईएम वे में पढ़ी है और ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है इंटेंसिटी। मॉडर्न फिजिक्स में इस इंटेंसिटी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। नई फिजिक्स जो है वो बोलते हैं जो इंटेंसिटी है इट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पे एक सेकंड में कितने ज्यादा फोटोन आते हैं वो उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और अगर आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे, देखो, और एक वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो किससे है, वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन से। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है एनर्जी ऑफ फोटॉन से। तो हमें बार बार यही यूज करना है कि इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कहां पे दोनों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक मेटालिक सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन आया और इस फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर मैंने सेम डायग्राम दोबारा यूज किया। क्या चेंज हुआ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले एक फोटोन था, अब कितने आ रहे हैं, दो फोटोन। तो क्या बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं वो बढ़ गए। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो यहां मैं कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं, यहां मैं दिखा सकता हूं कि मान लो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि वन फोटोन में इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसी केस को अगर मैं ऐसे बोलूं, ये मेटालिक सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस केस को और इस केस को देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वेवलेंथ बड़ी थी, या वेवलेंथ छोटी कर दी मैंने। वेवलेंथ छोटी करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन चेंज हुए, नहीं, अभी भी एक ही आ रहा है। जब नंबर ऑफ फोटोन एक ही है तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एक ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ये हो सकता है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाए। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी किसको, इंटेंसिटी को चेंज करोगे, तो इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी मैक्सिमम एनर्जी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इंटेंसिटी को बदलने से हम एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोलो किस केस में, इस वाले में हाँ एनर्जी ज्यादा ही आएगी। अब देखो जो वर्ड है इंटेंसिटी, ठीक है, जो वर्ड है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब है टोटल कितने फोटोन आ रहे हैं। मान लो पहले एक गिवन एरिया है और एक फोटोन की जो एनर्जी है लेट से वो 2 eV है, ठीक है। और पहले हमारे पास यहां पे ये मान लो 25 फोटोन थे जो इस पे आ रहे हैं। तो 25 फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 25 × 2 कितना हो गया, 100 eV आ गई, ठीक है। 25 फोटोन आ रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी 2 है, तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, 50 हो जाएगा, सॉरी 50 होगा, 25 × कितना आएगा, 50 eV आएगा। तो इतनी सरफेस पे पहले कितनी एनर्जी है, 50 eV। 50 eV एक फोटोन एनर्जी नहीं है, इस सरफेस पे जो टोटल एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लो मैंने फोटॉन्स को डबल कर दिया, 25 से 50 कर दिया, तो क्या हो गया, टोटल कितनी एनर्जी आएगी। पहले 25 फोटोन थे, तो क्या आएगा आंसर, टोटल 50 eV। अब मैंने 25 को 50 फोटोन कर दिया, तो क्या होगा, 100 eV। इस एनर्जी के बदलने से क्या फोटोन की एनर्जी बदल गई, फोटोन की एनर्जी जो है वो फिक्स है।
तो जब मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूं तो इंटेंसिटी चेंज करने से फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी बदलने से फोटोन की एनर्जी तो बदलती है, लेकिन उसके साथ जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ फोटॉन्स डिसाइड क्या करते हैं? इंटेंसिटी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिसाइड कर रही है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में, अब हम पढ़ सकते हैं जो ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, ये सारा जो था वो बेसिक पार्ट था। ठीक है, अब हमें आधा घंटा चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें बस ये दो वर्ड यूज करने हैं बार बार, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं। टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इनको स्टार्ट किया था पहले हर्ट्ज ने, और उसके बाद एक साइंटिस्ट है लेनर्ड एंड और हॉलविच। तो लेनर्ड और हॉलवेज ऑब्जर्वेशन भी लिखा आता है कि व्हाट आर दी लेनर्ड एंड हॉलवेज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, हमारे पास एक सेटअप है। हम बनाएं, हम बना लेते हैं। इस सेटअप में यहाँ पे हमने एक मेटालिक प्लेट रख ली। ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मेटालिक प्लेट है जिस पे लाइट आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो है यहाँ पे, जहाँ से लाइट एंटर करेगी या फोटोन एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है इसके ऊपर सरफेस पे, और जब इस पे फोटॉन्स आएंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर एक प्लेट है, इस प्लेट की तरफ आते हैं, यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होंगे और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटअप है, ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल एयर में नहीं कर सकते। क्यों? एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एयर में मूव करेंगे तो उनका कोलिजन होगा, तो चांसेस कम है कि वो यहां तक पहुंच पाएंगे। तो जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल के बेसिस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो पहली कंडीशन होती है कि वहां से सारे पार्टिकल्स को निकाल दो। ठीक है, मतलब वहां पे वैक्यूम बना दो। तो पहले वैक्यूम क्रिएट करना होता है ताकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए वहां पे, और 10 पार्टिकल होंगे तो कोलिजन होगा, तो हम एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को नहीं स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है? वैक्यूम ट्यूब है, क्वार्ट्ज ट्यूब भी बोल देते हैं। ये क्या है? फोटो सेंसिटिव सरफेस। ठीक है, अभी नीचे में एक सेटअप लगाएंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर में वो सेटअप नहीं चाहिए, तो हम बिना सेटअप के पहला पार्ट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो क्या चेंज करेंगे? देखो ये लाइट आ रही है, लाइट एज अ वेव मानो, पार्टिकल मानो, जो मानना है। लाइट में दो ही चीजें चेंज करने के लिए, एक उसकी फ्रीक्वेंसी और एक उसकी इंटेंसिटी। तो एक एक करके वो चेंज करते हैं और चेक करते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या मिल रहा है। ठीक है, वो क्या करेंगे, मान लो इस सर्किट भी पूरा कनेक्टेड है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया, लेट से अभी सर्किट इनकरेक्ट है ये। ठीक है, जो मेन सेटअप चाहिए वो वैसा नहीं है ये। ये माइक्रो एम्पियर अभी के लिए मान लिया मैंने ऐसा। ठीक है, अभी मैं चेंज करूंगा सर्किट, ये अभी के लिए ऐसा है। तो यहां से लाइट आई, उस लाइट की कुछ इंटेंसिटी थी, वो लाइट यहाँ पे आई, और उस लाइट से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों पहुंच रहे हैं? रैंडमली जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है, जो फर्स्ट हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
करंट पे क्या अफेक्ट होगा अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा। क्या करूंगा चेंज? इंटेंसिटी को चेंज करने से करंट पे क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, ये हमें फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करना है। मैं अब मुझे बार बार सेटअप बनाना पड़ेगा दोबारा दोबारा, कि पेज तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक सेटअप जो है वो समझो, बाकी हम बार बार रीड्रॉ करते रहेंगे उसको। ये मेन सेटअप था हमारा रफ में। ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, मतलब फोटोन आ रहा है, और बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास इनिशियली जो थे वो 50 फोटोन थे। कितने थे? 50 फोटोन। यहां से 50 फोटोन आ रहे हैं। अगर मैं ये मानता हूं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 50 फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 50 इलेक्ट्रॉन सारे आगे नहीं जा रहे हैं, ये सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, कोई इधर गया, कोई यहां गया, कोई यहां गया, कोई जा सीधा रहा था, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, वो पहले डेड हो गया। एनर्जी खत्म होगी तो यहां तक पहुंच पाया और खत्म हो गया। तो 50 में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन है जो यहां तक पहुंच पाते हैं। मान लिया 50 में से ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, और जो यहां पे कलेक्ट हुए कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो मैंने मान लिए 50 में सिर्फ कितने? 15 कलेक्ट हुए। सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचे, सिर्फ 15। पर 15 तो पहुंचे। 15 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में करंट मूव करेंगे। अगर यहां मिली एमीटर है, माइक्रो एमीटर है, कुछ भी है, करंट की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज होता है एनी बाय टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम वो 15 है। एक सेकंड में 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनटू ई कर दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? करंट मिल जाएगी। तो आप करंट मेजर करके मतलब कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले, कोई बैटरी नहीं थी, कुछ नहीं था अभी। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया? इंटेंसिटी को डबल कर दिया। इंटेंसिटी डबल करने का मतलब है 50 फोटोन से कितने हो गए? 100 फोटोन हो। तो अगर 100 फोटोन होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100 निकलेंगे। 100 फोटोन से क्या निकलेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब 50 पे 15 थे, तो 100 पे क्या 15 रहेंगे? बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे ना। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लीनियरली वेरी करते हैं। मतलब ये बढ़ेगा तो साथ साथ क्या होगा? ये बढ़ेगा। तो अगर 50 पे 15 है, तो उन्होंने चेक किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली, कि 100 पे 15 का डबल कितना हो जाएगा? 30। तो मे बी मान लो 28 से 32 के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेट्स से थोड़ी बहुत एरर है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो अगर कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट क्या सेम रहेगी? करंट क्या होगी? बढ़ेगी। तो ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ क्या आएगा? तो जो फर्स्ट ग्राफ है, यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? इंटेंसिटी। और यहां पे क्या है? फोटो करंट। जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट मिलती है उसका नाम क्या है? फोटो करंट। तो ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तब ना तो इलेक्ट्रॉन था, ना फोटोन था, ना फोटोन की एनर्जी थी, तब कुछ भी नहीं था। तो ये एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे देना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब है उसके बाद। तो अब पेपर में आता है कि ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो। मान लो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं शॉर्ट में कैसे बोलूंगा इसको? अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। और अगर ये इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जो फोटो करंट है, जो फोटो करंट है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी?
जो रेडिएशन उस पर फॉल होती है उसकी इंटेंसिटी। तो ये पहला हमारे पास ग्राफ है और उसकी साथ साथ एक्सप्लेनेशन कि फोटो करंट और इंटेंसिटी जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, इस फर्स्ट ग्राफ में मैंने कहीं भी पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल चाहिए। क्यों चाहिए पोटेंशियल? देखो 50 में से सिर्फ 15 पहुंच पा रहे हैं, बाकी कहां गए? लॉस्ट हो गए। कोई इधर गया, कोई यहां गया। अब मैं चाहता हूं कि जो 15 लॉस्ट हो, मतलब कितने, 35 लॉस्ट हो गए, मुझे वो भी यहां पे चाहिए। तो कैसे आएंगे? उनको खींचना पड़ेगा। कैसे खींचोगे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल लगाना चाहिए खींचने के लिए? पॉजिटिव। तो जब आप सेटअप देखोगे उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। अब हम जो डायरेक्ट डायग्राम है करेक्ट वो बनाते हैं। तो इतना जो सेटअप है, जो इतना सेटअप है वो तो कॉमन है। ठीक है, मुझे इसकी पोलैरिटी चेंज करनी है बार बार। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पढ़ने के लिए। तो हमने एक कॉमन सेटअप लगा दिया जिससे मैं इसकी पोलैरिटी को बदल सकूं। तो ये प्लस पे करना है, एक माइक्रोमीटर लगा दिया। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। मतलब मैं यहां से एक साथ मल्टीपल कनेक्शन कर सकता हूं। कैसे? इनको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। अब मान लो मुझे इनिशियली ये प्लस पे चाहिए, तो ये प्लस पे चाहिए तो ये दो किससे कनेक्ट करोगे? 3 से। और ये किससे करोगे? 4 से इनिशियली। ठीक है, कि इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। ये माइनस पे है तो ये बन गया कैथोड, ये प्लस पे तो क्या बन गया? एनोड। तो ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। एनोड फिजिक्स में पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे इस बैटरी के करने से। और ये बैटरी कैसी है? वेरिएबल वोल्टेज है। ये क्या है? वेरिएबल वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्चुअल सेटअप था। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विदाउट दिस बैटरी कराया है। ठीक है, ये बैटरी नहीं थी तो भी हमने पढ़ लिया। अब सोचो 50 में से सिर्फ 15 यहां पे पहुंचे और बाकी 35 जो थे वो यहां वहां लॉस्ट हो गए। मैंने क्या किया? अब इस बैटरी को इंक्रीज करना शुरू किया। इस बैटरी को जब मैं इस बैटरी को बढ़ाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहां तक आया था उसको थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ने से उसने वर्क डन कुछ गेन किया और वो यहां पे कलेक्ट हो गया। तो जो पहले 15 थे, पोटेंशियल बढ़ाया वो 20 हो गए, और बढ़ाया 25। ठीक है, और बढ़ाया 30, बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? निकल के आ कितने रहे हैं फोटोन? 50 आ रहे हैं। 50 फोटोन के आने से 50 इलेक्ट्रॉन निकले और मैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? 50 मिल सकते हैं। ये तो है नहीं कि आए 50 और यहां पे 70 मिल गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो शुरुआत में ये फर्स्ट ग्राफ था। आप देखो सेकंड जो ग्राफ है वहां पे हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। सेकंड जो ग्राफ है, अभी ड्रॉ मत करना। ठीक है, क्यों नहीं ड्रॉ करना? क्योंकि ग्राफ चेंज कर देंगे हम एकदम से। यहां पे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है पोटेंशियल, जो पोटेंशियल मैं चेंज कर रहा हूं, और इस वर्टिकल एक्सिस पे है फोटो करंट। इस वर्टिकल एक्सिस पे है फोटो करंट। ठीक है, मेन अब यही एक्सपेरिमेंट बस। ठीक है, बाकी दो आसान से हैं, बाकी दो कराने में 10 मिनट लगेंगे। ये है जो इतना टाइम यहाँ लगेगा। ठीक है, चुक जा। फोटो करंट, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। ठीक है, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल में क्या है? अब तो पूरा लेक्चर करूंगा ना भाई, आधा घंटा छोड़ दूंगा बीच में। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल के अंदर क्या है कि जब पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया था, कुछ भी जीरो पोटेंशियल था, उसके बाद भी मुझे 50 में से 15 तो मिल ही रहे थे ना, विदाउट एनी पोटेंशियल। अगर विदाउट एनी पोटेंशियल कुछ ना कुछ करंट थी, तो जीरो पोटेंशियल पे क्या जो करंट है वो जीरो है? कुछ तो है। मान लिया इतनी करंट है यहां पे। ठीक है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है ये हमारे पास करंट कब? जब पोटेंशियल क्या था? जीरो था। मैंने पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो पहले तो करंट बढ़ रही है,
पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकते हैं? 50। जब 50 के 50 इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे हो गए 1 सेकेंड के अंदर, उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो करंट पहले बढ़ रही है और फिर क्या हो गई? कांस्टेंट। तो इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेट करंट। ये करंट क्या है? सैचुरेट करंट। ये अब और बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है। फिर मैंने क्या किया? पोटेंशियल को अपोजिट कर दिया यहां पे। इस पोटेंशियल की जो बैटरी को रिवर्स कर दिया। अब ये प्लस था तो खींच रहा था, अब क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसको माइनस कर दिया तो क्या करेगा? अगर ये माइनस करेगा तो ये रिपेल करेगा। मान लो 50 फोटोन आ रहे थे, अभी हम 50 की बात कर रहे हैं। उन 50 में से मान लो 50 के 50 यहां पहुंच रहे थे, ठीक है, उस पोटेंशियल पे। अब मैंने रिवर्स करना शुरू किया तो 50 से क्या हुए, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है। मैंने कम होते होते वो एक ऐसा पॉइंट आएगा पोटेंशियल का कि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब 50 पे था, कुछ पोटेंशियल था, मैंने पोटेंशियल डिक्रीज किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो रुक गए, लेकिन जिनकी एनर्जी ज्यादा थी वो अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ा? पोटेंशियल को और इंक्रीज करना पड़ा। तो और हाई एनर्जी के रुक गए, पर जिनकी एनर्जी और बहुत ज्यादा थी वो भी आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ग्रेजुअली पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, इस पोटेंशियल को, ठीक है, जिससे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं आ पाएगा। तो उस पॉइंट पे कितनी करंट आएगी? उस पॉइंट पे यहां पे कितनी करंट आएगी? जीरो करंट आएगी। तो उसको यहां ड्रॉ कैसे करोगे? यहां पे कैसे ड्रॉ करोगे उसको? हमें इसका पेज की जरूरत है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। पहले ये प्लस में था, अब क्या कर रहे हैं? नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है? इसको इंक्रीज कर रहे हैं और करंट जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे करंट क्या हो गई? जीरो हो गई। तो जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो होती है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं वी नोट, और वी नोट का नाम होता है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? तो व्हेन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन पॉजिटिव, ठीक है, करंट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है एंड बिकम्स सैचुरेट। ठीक है। एंड व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इन नेगेटिव, करंट क्या कर रही है? करंट डिक्रीजेस एंड becomes zero at a potential called stopping potential, stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल पे जो करंट है वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। स्टॉपिंग पे और उस पे कितनी हो गई? वो जीरो हो गई। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक कंसेप्ट है थोड़ा समझने वाला, लॉजिकल कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला था विद सम एनर्जी, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एनोड तक आते आते, जो दूसरी मतलब वो था हमारे पास इलेक्ट्रोड, वहां तक आते आते सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है। तो एनर्जी गई कहां? अगर इलेक्ट्रॉन की एक तरफ एनर्जी थी और उस तरफ आते हुए सारी एनर्जी जीरो हो गई, तो एनर्जी गई कहां? जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला इधर विद सम काइनेटिक एनर्जी, मान लो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। वो आगे जा रहा है और वो इस प्लेट तक पहुंचने से पहले ही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई?
जीरो हो गई। तो अगर ये एक कंडीशन है ए, एक बी, या इनिशियल या फाइनल, पर टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। तो यहाँ पे ये इससे बहुत दूर था, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल कितनी है, जीरो। जब ये इधर पहुंचा तो काइनेटिक कितनी हो गई, जीरो। सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से यहां तक आते हुए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो यहां पे आके जीरो हो गई। काइनेटिक जीरो होगी तो पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो से मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी। क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज कितना आएगा, ई। इन दोनों के बीच में जो हमने पोटेंशियल लगाया है वो वी नोट है, जिस पे वो रुका है। तो वर्क डन जो है वो कितना हुआ है, ई वी नोट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, ई वी नोट के। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज गिवन बाय ई वी नोट। ये हमें बस यूज करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो अब यहां पे ये तो खैर फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी तक सीबीएसई में 4-5 बार आया है। जैसे क्वेश्चन क्या देते हैं सीबीएसई में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर V दे रखा है तो आगे E लगा दो, और EV दे रखा तो E हटा दो। तो यहाँ पे अगर ये 5 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगी, साथ में E चिपका दिया तो कितना आएगा, 5 EV। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो है लेट से 10 EV, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, E गायब कर दिया, क्या आंसर आएगा। ठीक है। तो यहां से, और ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के हैं 1 मार्क्स में, कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। अभी वापस आते हैं ग्राफ पे। देखो ग्राफ ये था, ये ग्राफ ठीक है, इस ग्राफ में दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक में लिखा हुआ है एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। हमें अलग अलग इंटेंसिटी पे ग्राफ प्लॉट करना है। ये एक इंटेंसिटी थी। अब सोचो मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, क्या होगा। इंटेंसिटी को बढ़ाने से फर्स्ट ग्राफ बोल रहा है इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या ये ग्राफ इंटेंसिटी बढ़ने से यहीं पे आएगा, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, पढ़ा था, सोचो। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी से बदलती है। तो अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो फोटोन की एनर्जी अभी भी सेम है। जब फोटोन की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है या जो ग्राफ है शो करता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहां पे अगर हम बोलें कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, सेम रहती है। इंप्लाइज वी नोट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं ऐसा ही ग्राफ बनाऊं अलग इंटेंसिटी पे तो ग्राफ की शेप कैसे आती है, इस तरीके से कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब मान लो इन तीनों में ये I3 है, ये I2, ये I1, तीनों में क्या रिलेशन आएगा, ये I3 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी और ये I1 इंटेंसिटी, कौन सी ज्यादा होगी, I3 ज्यादा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं I3 ज्यादा है I2 से और वो ज्यादा है किससे। ठीक है। तो ये सेकंड ग्राफ है, ये था मेन ग्राफ। तो थर्ड ग्राफ है वो 60-70% सेम है, सब कुछ सेम बनेगा। बस एक चेंज करेंगे, वो हमें चेंज सीखना है। मतलब फोटो करंट सेम, पोटेंशियल सेम, एक ग्राफ सेम आएगा।
एक ग्राफ सेम है, सिर्फ एक चेंज करेंगे तो क्या आएगा उसके अंदर। देखो नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकेंड लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट वो है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल। सिर्फ एक चेंज कर दिया, वो बोला है इंटेंसिटी की बजाय फ्रीक्वेंसी पे बताओ क्या होगा। तो यहां पे क्या है, पोटेंशियल, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, करंट। इधर पोटेंशियल, वहां पे करंट, और ये एक फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था मैक्सिमम एनर्जी का, वो था ईवी नॉट। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब क्या, रोकने के लिए अब क्या चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या करंट बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट ग्राफ क्या बोलता है, फर्स्ट ग्राफ बोला जो इंटेंसिटी है, जो करंट है, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इंटेंसिटी पे। हम यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या जो करंट है ये चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो क्या चेंज आएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले यहां था, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, बढ़ गई। तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया, ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो, ठीक है। और बढ़ाओगे, और बढ़ाओगे तो क्या आएगा, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये न्यू 3 है, ये न्यू 2 और ये न्यू 1, तीनों में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू 2 से, और वो ज्यादा है किससे, न्यू 1 से। तो ये मान लो V0 पहले वाले का, V0 दूसरे वाले का, और V0 तीसरे वाले का। तो पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, बढ़ गया। ये थर्ड ग्राफ शो करता है। बोलो, हाँ, हाँ, ये तो बढ़ सकता है ना, ये पॉइंट तो बढ़ेगा। जो मैक्सिमम करंट है वो सेचुरेट हो रही है। ये पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, इसका बेसिक सा रीजन ये है कि अब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। तो जो पहले 15 कलेक्ट हो रहे थे, हो सकता है वो पहले 20 कलेक्ट हो, पर मैक्सिमम जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। पहले 15 क्यों हो रहे थे, उनकी एनर्जी कम थी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, तो यहां तो ज्यादा आ सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वो सेम रहेंगे। तो हम जो बात करते हैं, ये जो सैचुरेशन करंट की बात करते हैं, सैचुरेशन करंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। लास्ट ग्राफ है, ठीक है, वो नया ग्राफ नहीं है, बस यही ग्राफ है। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की जो बीच में ग्राफ है, वो हमारा आज का लास्ट ग्राफ है। लेकिन उस ग्राफ में एक उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो हम देखते हैं। लास्ट पार्ट जो है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और इस एक्सिस पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, वो ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होता। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ग्राफ यहां की बजाय इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहां से ग्राफ क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जिस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यू नॉट,
और न्यू नॉट का नाम आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही हमने अफेक्ट में लिखा है, और जो वर्ड हमने यूज किया है 2 बार, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मेटालिक सरफेस से एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे पॉसिबल नहीं है। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करते हैं किससे? वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन पाई नॉट डब्ल्यू नॉट कितना होता है? एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी को हम लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहां पे जो न्यू नॉट है, जो न्यू नॉट है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो लैम्डा नोट है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस डिफरेंस दोनों में ये है, देखो ये मिनिमम वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? मैक्सिमम। मतलब मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए वेवलेंथ। इससे नीचे फोटो एमिशन पॉसिबल है और इससे ऊपर फोटो एमिशन पॉसिबल, ठीक है। तो ये आज का लास्ट ग्राफ था। नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, उसमें हमें क्या करना है? देखो इस पूरे चैप्टर का जो लॉजिकल पार्ट है, पूरे चैप्टर का जो लॉजिकल पार्ट है, बस यही है जो हमने किया है, ठीक है। इसके अलावा जो बचा है वो सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। हर क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ इतना लॉजिकल पोर्शन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।